प्रिय विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, उम्मीद करती हूँ ठीक है। मेरे बोर्ड परीक्षा के बच्चे अपने मन कोर्स को, अपने बुक को मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बाबू, अपने बोर्ड की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज उसी क्रम में हम सुमित्रानंदन पंत जी को पढ़ेंगे, है ना, जो आपके काव्य का 5वां लेसन है। सुमित्रानंदन पंत जी जो छायावाद के कवि हैं, ये छायावाद के चतुष्ट आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ है। ये छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो प्रसाद जी ब्रह्मा और पंत जी विष्णु और महेश निराला जी कहे जाते हैं, और महादेव जी आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। ये छायावाद के बृहत्त्रयी कवियों में भी आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके लिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो नैनीताल खंड का एक हिस्सा है। ये प्रकृति की गोद में ही पले बढ़े बेटा, उसका इन पर पूरा असर पड़ा। इन्होंने जो भी रचनाएं की प्रकृति से ही मिलती जुलती की, और ऐसा जीवंत इनका है लेखन कि लगता है कि हम उस दृश्य को देख रहे हैं। आपने इनकी कविता पढ़ी होगी, सावन छम 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 बोध बरसते हैं सावन के। इस कविता को पढ़िए, लगता है कि आप गर्मी में पढ़ेंगे, लगता है हाँ सामने बरसात हो रही है, इतना जीवंत वर्णन है। तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। जन्म के लगभग 5-6 घंटे के बाद इनकी माता का देहावसान हो जाता है बेटा। इनकी जो है, इनका पालन पोषण इनकी दादी माँ यानी पितामही और पिताजी के द्वारा होता है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था, पंत गंगादत्त पंत था, और इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। बहुत पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम क्या था, गुसाई दत्त, और उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना। और हजारी जी ने इनको कहा, ये सब शिल्पी ही नहीं, भाव और प्रभाव शिल्पी भी थे। इनकी कविताओं में नए नए शब्द भंडारे नहीं होते थे, बल्कि एक गहरी भाव भी होते थे। छायावाद रहस्यवादी भावना से जुड़ा है ये है। फिर बचपन से ही इनकी प्रवृत्ति लेखन कार्य में रही, और इन्होंने 7 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में हुई, और उच्च शिक्षा वाराणसी और प्रयागराज में हुई। फिर इनका आगे चलकर ये मिले रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, तो वहां से इनकी लेखन शैली जो है, लेखन कार्य और प्रवीण हो गया और तेज हुआ। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया था, और इनकी तमाम रचनाएं खड़ी हिंदी बोली में। मुक्तक छंद ये भी है, देखिए मुक्तक छंद में रचनाएं हैं। इनकी रचना है लोकायतन, और कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, रश्मि, है ना। रश्मि रथी किसका है, दिनकर जी का है। और गुंजन, वीणा, युगांत, युगबाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, इनको स्वर्ण कवि भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ण नाम से उन्होंने कई रचनाएं की। इनकी रचना जो पल्लव है, जो 1928 में, उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और इन्होंने एक रचना लिखी थी युगांत 1936 में, जिसको छायावाद का की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है, क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद शुरू हो गया ना 1936 से, जब लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 35 में तो पेरिस में हुई थी, मुल्क आनंद सज्जाद जहीर के उसमें, और 1936 में भारत में लखनऊ में हुई थी। तो 1936 में जब ये रचना आई युगांत, तो युगांत लिखकर उन्होंने छायावाद का अंत किया, उसके अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। और अच्छा ये भी है, ये छायावादी और प्रगतिवादी दोनों काल के कवि थे। छायावाद 4 आधार स्तंभ थे, निराला और पंत जी, ये दोनों लोग छायावादी कवि भी हैं और प्रगतिवादी कवि भी हैं। इन्होंने प्रगतिवादी कविताएं भी बहुत लिखी। इनको कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लोकायतन पर साहित्य लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, चिदम्बरा पर हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले पंत जी को चिदम्बरा पर मिला था 1968 ईस्वी में। उसके बाद 72 में मिला उर्वशी को पर दिनकर जी को। उसके बाद 83 में मिला महादेवी वर्मा जी को, फिर अज्ञे जी को मिला, है ना। इसके बाद संपूर्ण रचना के लिए मिलने लगा, लेकिन इन लोगों को एक एक विशेष रचनाओं के लिए मिला था।
तो 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। अच्छा, आप जब 11 में जाएंगे, अगली क्लास में जब 11th में, तो उसमें खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, जो गांधी जी के जीवन से संबंधित है और ये लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है ना। तो इतना कुछ हम जाने। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी बेटा। एक बढ़िया जीवन जिए गए और बढ़िया उस जीवन बहुत कुछ दे गए। ये प्रकृति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। गांधी जी की, ये गांधीवादी थे। इनकी कविता है बापू के प्रति, आप 12th में जब जाएंगे तो मिलेगा। परिवर्तन इनकी एक रचना है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये एक मतलब दिव्य महापुरुष थे। कहने का मतलब इनकी लेखनी हर जगह चली और ये कुल मिला जुला कर एक अच्छे कवि थे। हमारे जीवन के आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं ये। ठीक है। जो आधुनिक कवि हैं वर्तमान के, इनसे इनको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप इसको, इनके जीवन परिचय को कायदे से पढ़ लेंगे बेटा, परीक्षा में आने वाला है। ठीक है। जैसे आप में पहले हो गए सूरदास जी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रसखान जी, महादेवी वर्मा, पंत जी, है ना। ये सब मुख्य है जो परीक्षा में आते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी आपके कोर्स में, माखना चतुर्वेदी जी भी हैं। तो ये 4-5 लोगों का जीवन परिचय आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। ठीक है। जरूर परीक्षा में आता है 3 नंबर का। आपके गद्य में सबसे पहले आलोचना सम्राट रामचंद्र शुक्ल जी हैं, छायावादी कवि जयशंकर जी हैं, क्या लिखूं निबंध के हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो ये सब आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। भगवत शरण उपाध्याय बहुत प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपके हैं जयप्रकाश भारती जी। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट लेखक और कवि आपके कोर्स में बढ़िया से पढ़ लेंगे बेटा। अभी अपने कोर्स पे इनकी एक रचना है चींटी। शीर्षक क्या है? चींटी। तो चींटी देखिए क्या हुआ, द्विवेदी युग में, आदिकाल में राजा रानी की कहानी होती थी। पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर कविता लिखा जाता था। किसी सामंते के यहाँ किसी राजा के यहाँ आते थे तो उनकी प्रशंसा में कविता लिखी जाती थी। फिर आया रीतिकाल, आपका नायक नायिका वर्णन हुआ। भिखारी दास जी ने लिखा, आगे के कवि रिझ है तो कविताई नहीं, राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है ना। उन्होंने जो कविता लिखी, काव्य भिखारी दास जी का है। तो उन्होंने कहा कि आगे के कवि अगर इसको कहेंगे हाँ बढ़िया कविता है तब तो ठीक है, नहीं तो राधा कृष्ण का सुमिरन हो ही रहा है। तो उसमें राधा कृष्ण को नायक नायिका बनाकर नाम दे दिया गया। बस सुजान जो इनकी नायिका थी, इनकी प्रेमिका थी धनानंद जी की, वो पहले तो सुजान सुजान की है खूब बढ़िया से, उनके बारे में उनकी प्रीति उनको धोखा देकर चली गई थी। बाद में उन्होंने सुजान को कृष्ण का नाम दे दिया, हमने कृष्ण के बारे में कहा है। तो ये सब चला रीतिकाल में। फिर अब जो है भक्ति काल में भगवान की प्रार्थना हुई, रीतिकाल में सब हुआ। और आधुनिक काल जब आया तो फिर ब्रज भाषा में कविताएं, उर्दू में कविताएं लिखी गई। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के कुशल संपादक थे, 1903 से 1920 तक 17 साल तक उन्होंने कुशल संपादन किया। ये पुनः प्रयागराज से फिर से संपादित हो रही है बेटा। तो आप बताएंगे, आपका ये प्रश्न है, होमवर्क है कि वर्तमान समय में सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है। आप कमेंट में लिख कर देंगे इसका उत्तर। हमको आ रहा है कि नहीं बताएंगे, नहीं आप बताएंगे पढ़ करके ढूंढ करके। तो जो है उसमें उन्होंने क्या कहा कि हाथी से लेके चींटी पर्यंत, बूंद से लेके समुद्र पर्यंत, यानी प्रकृति के हर तथ्य पर, हर शीर्षक पर कविता लिखी जा सकती है। कविता किसी राजा रानी किसी कहानी की मोहताज नहीं है। तो इन्होंने चींटी पर लिखा है। तो एक छोटी सी चीज सबने देखा होगा, चींटी की चींटी है क्या। चींटी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्न अलंकार है। इन्होंने कहा क्या आपने चींटी को देखा, वह कैसी है, वह सरल विरल काली रेखा। काली चींटी होती है ना, भूरी चींटी होती है, काली चींटी होती है। कहते हैं कि वह बड़ी ही सरल, बड़ी ही सीधी साधी, विरल यानी थोड़ी दूर दूर चलती हुई, काली रेखाएं काली रेखा की तरह से होती है। जैसे हम कोई बिंदु खींच दें, ऐसे 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 रेखा खींच दें तो ऐसे चींटी चलती है ना, थोड़ा थोड़ा गैप करके बीच में। तो कहते हैं चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है, वह बड़ी ही सरल सीधी साधी, विरल थोड़ी सी दूर दूर चलती हुई, ये काली रेखा की तरह है। तम मीन्स होता है अंधकार, तम के तागे सी जो किलडुल, सी यहाँ आ गया, उपमा अलंकार हो गया। कह रहे हैं वह किसी, तम माने अंधकार भी, तम माने काला भी होता है, वह किसी
काले तागे की तरह हिलती डुलती हुई चलती है। चींटियां हमेशा पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल। लघुपद माने वह छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण आपस में मिलजुल करके वह चलती रहती है। क्या आपने कभी चींटी को सोते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा है। वह है पिपीलिका पात। पिपीलिका मीन्स चींटी। उन्होंने कहा देखिए वह पिपीलिका की पात जा रही, उनकी पंक्ति जा रही है। देखो ना किस भांति, देखिए वह किस तरह से जा रही है। चींटियां अपने पीछे एक विशेष गंध छोड़ती है, जिसका अनुसरण करते हुए पिछली चींटी उसका पीछा करते हुए क्रमबद्ध एक पंक्ति में चलती है। तो देखो ना किस भांति, देखो वह पिपीलिका वह चींटी की पंक्तियां जा रही हैं। देखो वह किस तरह से काम करती, वह सतत, सतत मीन्स निरंतर, वह निरंतर हमेशा कार्य करती रहती है। कण कण करके चुनती अविरत। कण कण मतलब छोटे छोटे कण को भी वह जो उसके लिए उपयोगी होता है, जैसे चीनी का कण हुआ, गाजर का टुकड़ा हुआ, हम लोग गाजर घिसते हैं हलवा बनाने के लिए, तो तुरंत चींटियां आ जाती हैं। चीनी का थोड़ा सा कण गिरा, गुड़ थोड़ा सा गिर गया, तो चींटियां आ जाती हैं। उसके लिए उपयोगी है, उसको अपने लोग इकट्ठा करके स्टोर करके रख लेती है। तो कण कण करके चुनती अविरत। अविरत मीन्स हमेशा, वह हमेशा अपने लिए उपयोगी वस्तुओं के एक एक कण को चुनती रहती है। गाय चराती। अच्छा, जो प्राणी शास्त्र है, जो जूलॉजिस्ट है, प्राणी शास्त्री जो है, वो बताते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गाय होता है, गाय होती है, क्षमता विद्यार्थियों, गाय स्त्रीलिंग है, जो हमारे यहाँ गाय होती है ना, जैसे हम जो हमारा सामाजिक कार्य है, वैसे इनका भी एक सामाजिक दायरा है, व्यक्तिगत दायरा नहीं है। आपने सुना ना, मधुमक्खी में रानी मक्खी होती है, सैनिक मक्खी होती है। हम लोग जब 10 में थे तो पढ़े थे ना, 10 में मधुमक्खियों का एक लेसन था। तो वैसे ही चींटियों में गाय चींटी भी होती है, इनमें भी गाय चींटी होती है, और सब इनका मतलब अलग अलग अपना वो होता है। बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं है बच्चा। तो कह रही गाय चराती धूप खिलाती। इसमें भी जो मुख्य चींटी होती है, वह अपनी गाय चींटियों को बाहर टहलाने ले जाती है, उनको चराने ले जाती है, उनको धूप खिलाती है ना। हम सभी ठंडी में बैठे हैं ना, धूप में धूप खिलाती है। बच्चों की निगरानी करती। वह क्या करती है? छोटे छोटे चींटी बच्चों की देखभाल करती है। घर का मुखिया बच्चों को देखता है ना, वैसे ही में भी, हाथियों में भी होता है कि लगभग 10-11 साल तक हाथी के बच्चे झुंड में चलते हैं। उसके जो मादा हाथी होती है, उनकी देखभाल करती है। तो लड़ती, अरि मीन्स शत्रु से, वह अपने शत्रु से भी लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए, तनिक न डरती, थोड़ा भी नहीं डरती है। भाई माँ तो एक बार भगवान से भी लड़ जाए बच्चों के लिए। तो लड़ती अरि से तनिक न डरती, वह अपने बच्चों के लिए अपने शत्रु से भी लड़ जाती है, जरा भी नहीं डरती है। दल के दल, दल माने होता है झुंड या समूह, वह समूह के समूह अपनी सेना हमेशा तैयार रहती है शत्रु से लड़ने के लिए। इससे हमारे यहाँ होता है अग्निवीर है, मिलिट्री है, पुलिस सेना है, बीएसएफ है, वैसे इनके भी है अपनी अपनी कैटेगरी। ये भी अपनी सेना हमेशा अपने शत्रुओं के लिए तैयार रखती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती। अच्छा, चींटी स्वच्छता से भी परिपूर्ण प्राणी है। आप देखते जब चींटी चलती है ना, तो उसके पीछे वो लाइन एकदम साफ हो जाती है। आप थोड़ा सा बिखरा भी देंगे ना, तो चींटी उसको तुरंत उठा ले जाएगी, साफ सुथरा कर देगी। कह रहे हैं वह चींटी घर आंगन और जनपथ माने लोगों के रास्ते को भी साफ करते हुए चलती है। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी है समाज में रहने वाली विशेष प्राणी है, वह सामाजिक प्राणी है, उसका भी अपना एक समाज है, वह कोई व्यक्तिगत नहीं है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरी। चींटी अत्यंत एक श्रमजीवी प्राणी है, और वह एक सभ्य नागरिक भी है, क्योंकि इनमें भी है ना अपने चींटियों को गाय चींटी जो चराने ले जाती है, उसको धूप खिलाती है, बच्चों की देखभाल करती है, साफ सुथरा रखती है, अपने घर के साथ साथ लोगों के रास्तों को भी साफ सुथरा करती है, शत्रु से लड़ने के लिए अपनी सेना बना के रखती है। तो इनका भी एक समाज हुआ ना, और एक सभ्य समाज है, ऐसा भी नहीं गंदगी फैलाने वाला समाज है ये। तो वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। यह चींटी बहुत ही परिश्रमशील, बहुत ही कर्मठी और एक सभ्य नागरिक जीव है चींटी।
टीटी को हम सब ने देखा है बेटा। तो इतना हमको लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। हमने सुरेंद्रनाथ पंत जी का जीवन परिचय देखा और क्या देखा, एक पद की व्याख्या देखी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ने पर उबने लगते हैं। छोटा छोटा रहेगा तो पढ़ लेंगे, आपके ही लिए मैंने छोटा छोटा किया है, ठीक है। तो ठीक है, खड़ी हिंदी बोली है और प्रश्न अलंकार है। यहाँ देखिए तागेसी, यहाँ उपमा अलंकार है और इसमें खड़ी हिंदी बोली है। ठीक, यही सब है बाबू। और अब हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। आज को हम यहीं बंद करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।